आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन का। फूड का मतलब तो जानते ही हैं, भोजन है, और प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित। हम अपने खाने को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, हम अपने खाने को कैसे बचा के रख सकते हैं। देखिए, फूड चाहे कच्चा हुआ हो या पका हुआ, कोई भी फूड क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो जाता है। और क्यों ख़राब होता है ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करने लगते हैं। जैसे देखिए, अभी कहा जाता है अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो कोरोना वायरस मर जाएगा। क्यों? इसके पीछे का कारण ये है, जो भी कोई माइक्रोब्स होते हैं, उन माइक्रोब्स को अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी देते हो, उसे आप 80 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस तक अगर ले जाते हो, तो वो क्या हो जाता है, गर्मी से मर जाता है। या फिर उसे आप बहुत ज़्यादा डीप फ्रीजिंग कर देते हो, 0 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर देते हो, तो भी वो माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो इसी बेसिस पे इस चीज़ को कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी आने से वो मर जाते हैं, उनका ग्रोथ कम होता है। लेकिन जितनी गर्मी में कोरोना वायरस मरेगा, उससे कम गर्मी में तो इंसान ही मर जाएगा। तो इस तरीके से ये सब बातें हैं। तो यहाँ पे हमको यही देखना है फूड प्रिजर्वेशन हमें क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले एक लाइन में ये समझ लीजिए फूड प्रिजर्वेशन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू रिटेन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग। देखिए, इसमें कहा गया वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ट्रीटिंग फूड को हम ट्रीट करते हैं, जिससे कि उसमें जो उसका फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू है, फूड में न्यूट्रिटिव रहता है ना, न्यूट्रिशन रहता है ना, तो उस तरीके से हम फूड को ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू रहे और वो हमारे ख़राब होने से बचे, वो स्पॉइल ना हो और उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू रहे। तो इसको हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। और फूड प्रिजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी भी है। और फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए कुछ तरीके यहाँ पे दिए गए हैं, जो किस किस तरीक़ा से हम जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को बचा सकते हैं। इसमें से सबसे पहला मेथड आता है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग का ही दूसरा नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को निकाल देना, किसी भी चीज़ से जो भी वाटर होता है, वाटर को रिमूव करना। तो सन ड्राइंग एक बहुत ही पुराना मेथड भी है। सन ड्राइंग करने से क्या होता है, जो भी वाटर होते हैं उससे वो वाटर निकल जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो फ्रूट्स वेजिटेबल सब जो होते हैं उस सबको धूप में सुखाया जाता है, और धूप में सुखाने से क्या होते हैं, उसमें जो भी वाटर होते हैं सारे वाटर्स वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। और वाटर रिमूव होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ के लिए वहाँ सुटेबल उसको एनवायरनमेंट सुटेबल कंडीशन नहीं मिलता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर ग्रोथ नहीं होते हैं और वो मर जाते हैं। तो इसमें भी सन ड्राइंग को ही डिहाइड्रेशन कहा गया है। और इसके एग्जांपल में आता है वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, इस सब को सन ड्राइंग में सन में सुखा के रखा जाता है प्रिजर्व करके। फिर दूसरा इसी में आता है, दूसरा तरीका है ऐड शुगर एंड सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट जो है इसको हम डाल के भी अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और इस तरीके का जो प्रिजर्वेशन होता है उसका प्रायः यूज़ मैंगो, आंवला, बीन्स, फिश, मीट, इस सब में किया जाता है। पिकल सब भी बनाने में मैंगो, आंवला, बीन्स, इस सब का जो पिकल्स होता है, अचार, इस सब को बना के इसमें सॉल्ट डाला जाता है। और सॉल्ट डालने का यही उद्देश्य है जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये सब कुछ दिया गया है। और एक चीज़ है शुगर सिरप भी डाला जाता है। शुगर सिरप मैंगो में, आम में तो आप लोग देखते ही होंगे, आम में जो है आम का अचार भी बनता है और इसका जो है इसमें शुगर डाल के भी बनाया जाता है। तो मैंगो का जो सिरप बनता है शुगर सिरप, तो शुगर सिरप की एक खासियत है, शुगर सिरप में 68% से अधिक शुगर होता है। और 68% से अधिक शुगर हो गया, बाकी बात बचा हुआ बहुत कम मॉइस्चर होते हैं। और जिससे कि क्या होता है, बैक्टीरिया और कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जो हमने पहले वाला जो देखा था सन ड्राइंग में क्या होता है, ये बहुत ही पुराना तरीका है। अभी भी आप लोग घर पे देखते होंगे, मम्मी सब जो चिप्स पापड़ सब बना के रखती है, उसको क्या करती है, वेजिटेबल सबका जो चिप्स, आलू चिप्स सब बनता है उस सबको सुखाती है। उससे क्या होता है, उसका वाटर वहाँ से हटता है और वो हमारा प्रिजर्व रहता है, उसको हम सालों भर रखते हैं। और दूसरा जो हम देखे हैं शुगर और सॉल्ट, तो शुगर और सॉल्ट अचार में तो आप लोग प्रायः देखते ही हैं। अचार में क्या होता है, अचार मैंगो का, आंवला का, बीन्स का बनता है और इन सब चीज़ों में सॉल्ट डाला जाता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो। और इसमें शुगर सिरप भी डाला जाता है जिसको कि मुरब्बा कहते हैं। आंवला का भी मुरब्बा बनता है, आम का जो खट मीठी टाइप से बनता है। तो इस सब में क्या होता है, 68% से अधिक शुगर होते हैं और बहुत कम मॉइस्चर होते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया और कोई माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए उसका एक सुटेबल
कंडीशन चाहिए, जैसे इंसान को जीने के लिए सूटेबल कंडीशन चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो भी हम नहीं जी पाएंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब भी हम नहीं जी पाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ग्रोथ करने के लिए, जीने के लिए सूटेबल कंडीशन चाहिए। अगर उसको हम वो सूटेबल कंडीशन नहीं देते हैं तो वो हमारे माइक्रोज जो है वो मर जाएंगे। फिर यहाँ पे आगे इधर दिया गया है ऑयल एंड विनेगर। ऑयल मतलब होता है तेल, और विनेगर पीछे हमने चर्चा किया है जो एसिटिक एसिड से कैसे बनाया जाता है। तो ऑयल और विनेगर दोनों को डाल के जो है फूड को प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि देखिए अभी शुगर और सॉल्ट डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये हम लोग घर में कर लेते हैं, लेकिन जो कंपनी में होते हैं, जो फैक्ट्री में होते हैं, वो लोग तो उतना नहीं करेंगे, तो वो लोग डायरेक्टली ऑयल और विनेगर सब डाल देते हैं। ऑयल तो अपने लोग भी डालते हैं, पिकल सब में, अचार सब में इसका भी यूज़ होता है। तो इसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश ही है। अभी तक हमने को 3 मेथड देखा है, तीनों में वेजिटेबल, फ्रूट्स और फिश को ही प्रिजर्व करने का तरीका बताया गया है। तो ऑयल और विनेगर भी एक तरीका है जिससे कि हम ऑयल और विनेगर को उस वेजिटेबल में या फ्रूट्स में डाल देते हैं, और उससे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का सूटेबल कंडीशन नहीं मिलता है। बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए उसका वाटर चाहिए, और जब भी हम ऑयल और विनेगर सब वाटर में डालते हैं तो वाटर अपना उसका जो गुण होता है उसको वो खोने लगता है, और उससे बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर चौथा हमारा दिया है यहाँ पे डीप फ्रीजिंग। बहुत ही ज़्यादा हम ठंडा कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसमें भी फ्रूट्स, वेजिटेबल सब आते हैं। तो डीप फ्रीजिंग में एक ये चीज़ होता है, ये जितने भी प्रोसेस हमने देखा है, किसी प्रोसेस में हमारा जो फूड होता है उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं कम होता है। अगर ये नहीं है कि ऑयल डालने से उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो गया, अगर किसी में कैल्शियम इतना था, किसी में कार्बोहाइड्रेट इतना था तो वो कम हो गया, ऐसा नहीं है, वो सब रहता ही है, बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते हैं। तो डीप फ्रीजिंग में होता क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही कम टेम्परेचर में उस वेजिटेबल को या फ्रूट्स को डाला जाता है, जिससे कि उसमें जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं, और फूड का जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू रहता है। और इसके भी एग्जांपल में फ्रूट्स, वेजिटेबल ही आ जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने जितना देखा उस सब में फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश, इस सबको प्रिजर्व करने का तरीका बताया गया है। आगे फिर अब हम देख रहे हैं यहाँ 5वें नंबर पे है केमिकल प्रिजर्वेशन। देखिए जैसे जैसे देश हमारा विकसित होते जा रहा है तो हम लोग भी विकसित होते जा रहे हैं, यानी शुगर, सॉल्ट डालने में बहुत शुगर और बहुत सॉल्ट की भी बर्बादी होती थी, ऑयल विनेगर डालने में भी बहुत ज़्यादा ऑयल और विनेगर की बर्बादी होती थी। तो जैसे जैसे हम विकसित होते गए हमने अलग अलग प्रोसेस भी खोजा। तो इसमें से अब नया प्रोसेस एक आता है केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन में क्या होता है, इसका एक डिफिनेशन भी यहाँ से हम बोलते हैं, लिख लीजिए। द केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस एडेड टू फूड मटेरियल टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज आर कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेशन। यानी कि हम जो केमिकल सब्सटेंस ऐड करते हैं अपने फूड मटेरियल में स्पॉइलिंग से बचाने के लिए फूड को, उसी को केमिकल प्रिजर्वेशन कहा गया है। एक बार और सुन लीजिए, द केमिकल सब्सटेंस एडेड टू फूड मटेरियल्स टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज आर कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेशन। यानी कि हम जो केमिकल सब्सटेंसेस किसी फूड मटेरियल में डालते हैं जिससे कि वो हमारा स्पॉइल ना हो, तो उसको हम केमिकल प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो इसमें कौन से केमिकल का इस्तेमाल होता है, तो एक केमिकल का नाम है सोडियम बेंजोएट और दूसरा का नाम है पोटाशियम मेटासल्फाइड। तो ये 2 केमिकल से हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। और इसमें अब यहाँ से बदल के आ रहा है, इतना देर जितने हमने देखा तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मीट थे, यहाँ से अलग अलग चीज़ आ रही है। तो केमिकल प्रिजर्वेशन से हम फ्रूट्स, जैम जो होता है, सॉस जिसको कहते हैं, और अलग अलग जैम्स होता है, उस सबको जो है केमिकल प्रिजर्वेशन से सुरक्षित रखा जाता है। तो याद रखिएगा, केमिकल प्रिजर्वेशन से फ्रूट, जूस, जैम सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और इसमें 2 केमिकल का इस्तेमाल होता है, एक है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है पोटासियम मेटाबिल सल्फाइड। इस 2 केमिकल से क्या होता है, फ्रूट्स, जूस, जैम सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है। फिर आगे आता है यहाँ पे, ये भी एक अच्छा प्रोसेस है, इरेडिएशन एक मॉडर्न तरीका है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीका। और इसमें क्या होता है, तुरंत में कोई काम हो जाता है। यहाँ पे जब तक हम केमिकल सब्सटेंस उसमें डालेंगे, सोडियम बेंजोएट डालेंगे, तब जाके वो चीज़ होगा, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये जो है हमारा इरेडिएशन, ये बहुत ही क्विकली प्रोसेस है और ये एकदम मॉडर्न मेथड है, ये तुरंत में होता है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, पहले इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिए गए हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग द फूड मटेरियल टू हाई एनर्जी रेडिएशन। जो भी हमारा फूड होता है ना, उस फूड से हम क्या करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन, उससे बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन,
ऐसा समझ लीजिए जैसे एक टॉर्च होता है ना, टॉर्च को जब आप किसी चीज़ पे बारते हो, किसी चीज़ पे ऐसे करके दिखाते हो, उस समय जो उसे रेडिएशन, उससे जो किरणें निकलती है, उसी टाइप से ये प्रोसेस होता है। तो और इसमें से एक्स रेज और वाई रेज को निकाली जाती है। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। और ये एक मॉडर्न मेथड है, ये एक मॉडर्न मेथड है, इसको याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग द फूड मटेरियल टू हाई एनर्जी रेडिएशन इज कॉल्ड इरेडिएशन। इस प्रोसेस का डिफिनेशन है। और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो भी हमारा फूड होता है, उस फूड के ऊपर से ऐसे करके, मान लीजिए यहाँ पे अगर फूड है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडिएशन को निकालेंगे। वहाँ फूड पे एक्स रेज और वाई रेज, ये दो रेज होती है, रे है ये दोनों, तो इस दोनों को उस फूड मटेरियल से पास कराया जाता है। और जैसे ही ये रे पास होती है, ये बहुत ही इफेक्टिव रे है और इस रे से हार्मफुल बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। तो ये प्रोसेस एकदम मॉडर्न प्रोसेस है। आगे फिर हम और बात करते हैं, दो प्रोसेस और है, यहीं पे है पॉस्चराइजेशन। अभी जो आप लोग देखते होंगे, सुधा वाले दुकान पे अगर दूध लेने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है ना पॉस्चराइजेशन मिल्क है। ये पॉस्चराइजेशन एक प्रोसेस है, इसका भी डिफिनेशन है। इसका डिफिनेशन है जो मिल्क को, इसमें करना क्या होता है, प्रायः इसमें मिल्क है, पॉस्चराइजेशन में मिल्क को ही सिर्फ प्रिजर्व किया जाता है और इसमें मिल्क को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए, अपने लोग अगर घर पे मिल्क खरीद के लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, तब उसको 1 दिन 2 दिन तक खाते हैं। लेकिन पॉस्चराइजेशन में ऐसा नहीं किया जाता, उतना ज़्यादा मिल्क रहता है, उसको वो हीट करेगा। तो इसके लिए वो करता क्या है, सीधे एक मशीन आता है, उस मशीन में क्या करता है, सीधे 70 डिग्री सेल्सियस तक उसे गर्म कर देता है, मात्र 15 से 20 सेकेंड के लिए। मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है 15 से 20 सेकेंड के लिए मात्र। इसके बाद तुरंत ही जस्ट एकदम इमीडिएटली 20 डिग्री सेल्सियस पे उसे ठंडा कर देता है, यानी एकदम गर्मी से ठंडा में लेके चला गया। बहुत कम समय के अंदर में तुरंत में मिल्क जो है 70 डिग्री सेल्सियस गर्म है और तुरंत में क्या हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस पे उसको लाके ठंडा कर दिया गया। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो आराम से मर जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी मिली और गर्मी के बाद फिर उसको ठंडा मिल गया तो उसका सूटेबल कंडीशन नहीं मिला, उसका ग्रोथ जो है वो बंद हो गया और बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो है वो मर गए हैं। और पॉस्चराइजेशन जो है, इसको कौन से साइंटिस्ट ने खोजा है, तो लुईस पास्चर। लुईस पास्चर बहुत कुछ काम किए हुए हैं, पीछे भी हमने देखा है लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर और ये रेबीज का जो टीका होता है वो भी लुईस पास्चर की ही देन है। और भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि लुईस पास्चर ने किया है। पीछे हमने देखा था फर्मेंटेशन एक प्रोसेस था, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस को लुईस पास्चर ने खोजा था। और यहाँ पे हमने देख लिया पॉस्चराइजेशन है, उसको भी लुईस पास्चर ने ही खोजा है और ये मिल्क के लिए किया जाता है। आगे फिर यहाँ पे आता है वैक्यूम ड्राइंग। वैक्यूम ड्राइंग मतलब होता है वैक्यूम, जहाँ की हवा ना हो, निर्वात जगह को वैक्यूम कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में ही हम लोग मिल्क का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो मिल्क होता है उसको मिल्क पाउडर के फॉर्म में बदला जाता है। आप लोग देखे होंगे ना, मिल्क का पाउडर जैसे आता है, सागर दूध सब करके मिल्क का पाउडर आता है, तो उस सबको इसी प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। वैक्यूम ड्राइंग में क्या किया जाता है, जो मिल्क होते हैं उस मिल्क से जितने मॉइस्चराइजर होते हैं सारे मॉइस्चराइज को निकाल देते हैं और मिल्क पाउडर फिर उससे बनाया जाता है बाय रिमूविंग मॉइस्चर। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक लास्ट आता है स्टोरेज एंड पैकेज। जितने भी आप लोग चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, ये सब में क्या है, सब में एयर टाइट पैकेट है। तो एयर टाइट पैकेट से भी हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आगे फिर यहाँ पे दिया गया है एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या क्या चीज़ें हैं तो उसको बाद में देख लेंगे। एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अभी हम लोगों ने जितना भी तरीका देखा था वो सारा तरीका क्या था, हमारे फूड को स्टोर करने के लिए, कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है वो देखना है। इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड प्रिजर्वेशन करता क्या है, जो भी हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं, हमारे खाने को जो भी एंजाइम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल करते हैं, तो उससे फूड प्रिजर्वेशन हमें बचाता है। दूसरा तरीका है इट इंक्रीजेस स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल। और फूड प्रिजर्वेशन से होता क्या है, हमारा जो फूड मटेरियल का समय होता है उससे ज़्यादा उसको हम रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी जो है गोभी किसी पार्टिकुलर सीजन में उगाया जाता है, लेकिन हर सीजन में आपको गोभी मिलता है खाने को। क्यों? क्योंकि उसको कोल्ड स्टोर, सुने होंगे ना, कोल्ड स्टोर में फूड सबको रखा जाता है। तो वही सब तरीके से होता है क्या है, हम किसी भी फूड मटेरियल को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे अगर आप आलू को खाइएगा तो 10 दिन 20 दिन में खाइएगा, लेकिन उस आलू का जब आप चिप्स बना लेते हैं तो वो क्या होता है, सालों भर चलता है।
तो वो बात है। और तीसरे नंबर पे है इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग ऑफ सीजन फूड मटेरियल। और फूड प्रिजर्वेशन से होता क्या है, ऑफ सीजन फूड मटेरियल, जो सीजन उस फूड का नहीं होता है उसमें भी हमको वो फूड मिलता है। जैसे कि अगर हम आम की ही बात करें तो अभी मार्केट में आम सब जो अभी है, अभी के समय में मार्केट में पका हुआ आम सब आ जाता है, जो कि पेड़ में अभी जनरली पकने का समय नहीं है। तो फूड प्रिजर्वेशन में से ये सब हेल्प मिलती है। चौथा दिया गया है इट मेक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल ईजियरली। और इससे क्या होता है, जब हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं उससे क्या होता है, फूड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी मदद मिलती है। तो यहाँ पे 4 एडवांटेज दिया गया है फूड प्रिजर्वेशन का, और आप सबके बुक में भी दिया होगा तो उसको भी लिख सकते हैं। बस यहाँ समझाने के लिए हमने इस बुक से समझा दिया है।